कि जानवर के ऊपर आपने खर्चा भी इतना ही करना है जितना उसके ऊपर होना चाहिए। पता चला आपका खर्चा 100 रुपये हो रहा है और जानवर जो है वो आपका। और इसके अलावा मीठा सोडा है, DCP है, मिनरल मिक्सचर है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। यानी ये फील्ड बहुत बड़ी हो गई है। बहुत से लोग जो है वो ऑयल वगैरह, घी वगैरह देते हैं। सेकंड स्टेप जो आता है उस जानवर को देखना चाहिए, या वो उस कौन सा सेकंड स्टेप मुखर आ जाता है, हमला होता है, मगर वो सर्वाइव कर जाता है, रिकवर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह कैटल मार्केट। दोस्तों, हाजिर हूं एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ। तो भाई काफ़ी सवालात जो करते हैं आजकल के शौकीन हैं, जो शौक़ करना चाहते हैं, उनके काफ़ी सवाल आते हैं कि ना कि आप ये बताएं कि एक जानवर को किस तरीके से परचेज़ करते हैं या किस तरीके से ना एक जानवर को पाला जाता है ना। तो इसी सिलसिले के तहत जो है ना एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम जो है ना हर फार्मर से पूछेंगे, उनसे सीखेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि भाई कि एक फार्मर जो है किस तरह से एक बच्चा या बछड़ा परचेज़ करता है, या किस तरह से जो ना उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना। तो आज हमारे साथ जो है ना अल खलीज फार्म से जो ना ओनर हैं रिजवान भाई, वो मौजूद हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उमर भाई? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तो रिजवान भाई, जैसा कि आपको सुन लिया होगा कि हमारी जो ये सीरीज़ है ना, ये चल रही है कि कुछ सीखो और सिखाओ के ऊपर ना। अक्सर जो है ना कि सवाल किया जाता है शौकीनों की तरफ से कि अगर आप एक जानवर परचेज़ करते हैं तो आप क्या चीज़ ऐसी देखते हैं उस जानवरों के अंदर जो है ना कि परचेज़ करने से पहले कि अच्छी बनेगा या इसकी ग्रोथ अच्छी होगी? फिर भाई देखें, यहाँ दो तरह से काम हो रहे हैं जो कराची में लोग काम कर रहे हैं ना, जितने भी फार्मर हैं। एक है आपका जिसका जो लोग देखते हैं खूबसूरती। जब खूबसूरती देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं, और कुछ लोग देखते हैं कि ये कितना बड़ा बनेगा, जैसे ब्राह्मण है, सलागर है, या ब्रंगस है, या दूसरी जो ब्रीड है उस पर देखते हैं। तो उसमें आपको पता है कलर आपको लिमिटेड कलर मिलते हैं, उसमें आपको पिंक नोज़ ये इस टाइप का या अबलग बहुत कम मिलते हैं। आपको खुद पता है कि अगर ब्रंगस में या अगर एक मिसाल ब्राह्मण में अबलग और गुलाबी हो तो फिर उसकी कीमत कहाँ जाती है। तो फिर भी अगर हम एक बछड़ा अगर कोई परचेज़ करते हैं छोटा, जिसको हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो निगाह जाती है ना, वो इसकी जाती है निगाह उसकी टांगों पे। हम सबसे पहले उसकी टांगें देखते हैं कि टांगों में कितना इसका, यानी वही जैसे कहते हैं कि पिलर जितना मजबूत होगा इमारत इतनी बड़ी होगी। मतलब जितनी मजबूत उसकी जो है ना टांगें होंगी, उतना ही वेट वो उठाएगा। बिल्कुल, टांगें आप देखेंगे और उसके जोड़ देखेंगे, पहला वो आप देखेंगे। यानी एक तो पहला तो आप समझ लो जानवर पसंद आ गया कि भाई जानवर बड़ा खूबसूरत है। अब उसके बाद फ़ौरन हम उसको ख़रीदने से पहले उसकी टांगों या उसके जोड़ देखेंगे। अगर वो वहाँ से उस मंजिल से क्रॉस कर गया तो फिर हम और चीज़ों पे जाते हैं। अगर टांगी उसकी कच्ची है, या जैसे कहते हैं कच्चे के इलाके का है, कमज़ोर टांगों का, अब उसमें वजह यह है कि आप जितना भी खिलाएंगे उसका एक मखसूस वज़न वो उठा सकेगा, इससे ज़्यादा वज़न नहीं उठाएगा। और जो यहाँ जितने भी फार्मर है बड़े, वो जो ये काम करने लाजमी, आपको पता है कि लोगों को इस वक्त जॉइंट चाहिए ना, जॉइंट बड़े हाँ बिग चाहिए, बिग जॉइंट चाहिए। तो अब जब आप उस तरफ जाएंगे, और आपको पता है कि कराची की पलाई महंगी है, ये तो नहीं है कि आपने खुली चराई पे छोड़ दिया या जैसे पंजाब में पड़ रहा है एक नॉर्मल रेट पे। यहाँ लोग पूरी समझ लें एक तरह से साल और 2 साल और 4 साल लगा देते हैं। तो अगर वो चीज़ उसकी पूरी नहीं है तो फिर वहीं आके बच्चा वो आपका कट हो गया। यानी कि जो एक शौकीन अगर कोई जानवर परचेज़ करे तो उसका सबसे पहला काम है जानवर परचेज़ करते वक्त कि उसकी नस्ल में उसकी टांगों पे पहले गौर करें। सेकंड स्टेप जो आता है उस जानवर को देखना चाहिए, या वो उस कौन सा सेकंड स्टेप में बछड़ा या बछड़ी का हम देखेंगे, जैसे लोग कहते हैं दुम गुट्टा, यानी इसका जो दुम जहाँ से इसकी शुरू हो रही है वो कितनी चौड़ी है, वो एक नस्ल को प्रेजेंट करती है कि वो उसके यानी जान कितनी है उसके अंदर, ये भी एक चीज़ देखी जाती है। बच्चों के अंदर ये इसको आप देखेंगे, अगर आप 3-4 बच्चे देखेंगे, या मैं आपको दिखाऊँ ब्राह्मण के बच्चे की, आप सलेकर के बच्चे की पीछे दुम देखें, आपको लगेगा वाकई दुम चौड़ी है। यानी इसका मतलब ये जानवर वज़न भी करेगा और बहुत अच्छा बनेगा। फिर तीसरा हम इसको देखेंगे उसकी नाफ और उसकी झालर। अच्छा, नाफ में भी बहुत से लोग 2 तरह से, एक आपको नाफ नज़र आएगी बिल्कुल वी शेप में आती है, और एक आपको आएगी जो आर शेप में होती है। आर शेप वाले जानवर आपको कम मिलेंगे, मगर वो आर शेप वाले जानवर की एक अलग ही लुक आता है, डिमांड उसकी, वो आपको 100 में से 10 बच्चे नज़र आएंगे। जो
बिल्कुल तिकोनी, अगर जैसे बछड़ी है, बछड़ी की आप नाप देखेंगे तिकोनी है, तिकोनी है। और एक आर है। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं आपको डगमे से दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह आखिरी के अंदर जो दो कि बच्चे लाजमी हाँ, देखेंगे ताकि कि इसको सही आपको तरीके बता से दें कि आर शेप क्या होता है और तिकोन शेप क्या तिकोन होता है। शेप क्या होती है। तो एक चीज़ वो भी देखेंगे। फिर झालर, नाव, झालर और उसके इसके जोड़। बाद कोशिश करेंगे कि यानी जोड़ पे तो हम आ गए, इसके जो पाँव वगैरह पे फिर हम देखेंगे कि इसके कलर में कोट सिक्का। बहुत से जानवर जो है वो बाद में भी निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं कि देख लेते हैं उसके अंदर के कोट सिक्का वगैरह। ये सब चीज़ों के बाद फिर जानवर परचेज़ होता है, तो इसीलिए जानवर महंगा भी होता है कराची वालों का। कराची वाला एक एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, हमारे कुर्बानी लवर जो हैं, जो छोटे लवर हैं, यानी जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं या आप अपने बच्चे की बात करें, उन्हें भी इन चीज़ों का पता है कि भाई इसकी झालर बहुत अच्छी है, ये बड़ा खूबसूरत है, इसकी आंखें से। तो यहाँ रेट सिर्फ उस चीज़ पे रेट जो है ना वो आता है, वज़न पे नहीं आता। मतलब उसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी के ऊपर उसके असल में रेट होते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है कि अगर हमने एक जानवर परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद जो उसका एनवायरनमेंट यानी कि जिस माहौल में हमें उसको रखना, उस पर कितना असरअंदाज होता है वो जानवर के ऊपर रखना? दो चीज़ें जो हमने अपने उस्तादों से सीखी है ना, और अगर हम उसको इंसानों पे भी अगर हम अप्लाई करें, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा खाना दिया और अच्छा खाने के बाद उसको माहौल अच्छा नहीं दिया, फिर भी ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ नहीं और कर। खाली अच्छे माहौल दे दिया, खाना नहीं दिया, फिर भी ग्रोथ नहीं करेगा। ये लाजिम और मंजूर है, 50-50% दोनों असरअंदाज होती है। जो इसकी ग्रोथ, खाना जितना अच्छा दे दें, खाना जितना माहौल भी- अच्छा नहीं होगा, जानवर ग्रोथ ग्रो नहीं नहीं करेगा। करेगा। खुश होगा, माल दुआ भी देगा, आप भी ग्रो करेंगे, जानवर भी ग्रो करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर माहौल, अगर कोई छोटी शौकीन है, अगर वो घर में अपना शौक करना चाहता है, तो वहाँ पे किस तरह से उसको एनवायरनमेंट जो ना प्रोवाइड करे कि बछड़ा अच्छा बन जाए? देखिए, देखिए- हर कोई फार्मिंग नहीं कर सकता, लेकिन शौक करने वाले हैं जो शौक करना चाहते हैं। देखें, ये तो कंफर्म है कि जो कुर्बानी का माल है वो कच्चे पे या बालू मट्टी पे पलता है। कच्चे पे और भालू मट्टी पे। भैंस का काम है पक्के पेड़े पे। अब अगर वो छत पे भी रखता है तो कम से कम वो ऐसी भालू मट्टी वगैरह बिछाए कि नरम जगह हो। नरम जगह। नरम जगह हो, उससे मज़ा है। आप भी खुद अपने लिए बिस्तर नरम ही रखते हैं ना। अब मैं अगर आपको ईंटों पे सुला दूं तो जाहिर सी बात है कि तो फिर आप कमर एक ही दिन दुखने बोलेंगे भाई मेरी कमर बोल दी है या मेरे पाँव सूज गए हैं। आप देखेंगे भैंसों के पाँव जो है वो, उनको मसला नहीं होता, मगर अगर आप उनको पक्के पेड़े पे ऐसे फर्श पे रखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर जानवर के साथ जो है ना वो ज्यादती है। अच्छा, तीसरा जो आता है इसमें वैक्सीनेशन का बड़ा इशू है कि वैक्सीनेशन जो है ना जानवरों के लिए कितनी ज़रूरी है? क्या विदाउट वैक्सीनेशन क्या ये रिकवर नहीं कर सकते अपने आप को? एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपके इंटीरियर के इलाके हैं, जैसे पंजाब है या सिंध है, जो गांव देहात में रहते हैं वो लोग भी अब वैक्सीन की तरफ आ गए हैं, और वैक्सीन प्रॉपर करवानी चाहिए माल को। क्योंकि जैसे आप मुँह खुर ले लें, गुलगोटो भी आता है, लोग कहते हैं भैंस को आता है, मगर भाई बछड़ों को भी आता है, बछड़ों को भी इनको भी लगानी चाहिए। आपकी एक वैक्सीन से आपको कोई नुकसान नहीं होता, मगर जानवर उस बीमारी से बचा रहता है। मुखुर हो गई, गुलकोट हो गई, लंपी आजकल नहीं लग रही, हम भी नहीं लगा रहे। हमने शुरू में बकरीद पे लगा ली थी, मगर अब जब कुर्बानी का माल इधर आएगा, जब कराची में मंडी में, तो उस वक्त की वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए। देखें, वो कहते हैं ना, आपने देखा हो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है अफसोस एहतियात से बेहतर है, एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात कर लें, वैक्सीन टाइम टू टाइम कर लें। मुँह खुर की 2 मरतबा लगती है, लगाएं। हर 3 महीने भी लगा सकते हैं। मुँह खोर के अलावा कौन कौन गुलगोटो आप लगाएं, गुलगोटो भी लगाएं। हम लगाते हैं गुलगोटो भी, और लंपी की भी आप एक डोज लगा लिया करें। एक मंडी जब लगती है उस टाइम पे, और एक मंडी से क्योंकि जब मंडी के बाद भी माल आप अपने फार्म पे नया माल लेके आते हैं, आप लगा लें, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, इन तीनों चीज़ों का इलाज नहीं है। तो वो बेसिकली ये होता है कि जब आप ये वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस मर्ज़ के ख़िलाफ़, जो उसको तो वो उसको सर्वाइव कर जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने वैक्सीन की थी, हमारे माल को मुखर आ गया। मुखर आ जाता है, हमला होता है, मगर वो सर्वाइव कर जाता है, रिकवर हो जाता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो रिकवर करने में बहुत परेशानी होती है। और अब तो गांव देहात के लोग भी पहले टोटके करते थे, बहुत से लोग टोटके करते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। इससे बेहतर है सीधी वैक्सीन करना बेहतर है। और बकरियों और बकरों के लवर जो ये भी काम कर रहे हैं, या वो भी अपना PPR हो गया, उसमें जितनी वैक्सीन है वो प्रॉपर करवाएं, उससे आपका नुकसान नहीं है, आपका जानवर सर्वाइव करेगा। अच्छा, इन 3 मराहिल से गुजरने के बाद जो मेन आती है वो आती है इनकी डाइट, इनकी खुराक। तो खुराक को किस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाए जो माहौल के हिसाब से या फिर मौसम के हिसाब से जो है इनके लिए बेहतर हो? आप क्या सजेस्ट करेंगे किस मौसम के अंदर जो है ना किस तरह की इनको डाइट दी जाए या खुराक दी जाए? थोड़ा सा जो है ना लोग एक एवरेज रख लें, सीधा। एक जो वो कहते हैं ना कि इकाई है
कि 2.5 लीटर अगर आप दूध का काम करते हैं तो 2.5 लीटर पे 1 किलो वंडा आपने ये देना है। 2.5 लीटर के ऊपर 2.5 लीटर पे 1 किलो वंडा। 1 किलो वंडा। अब आपकी गाय जितनी लीटर की है उस हिसाब से आपने इस पर करना है। और कुर्बानी वाले माल पे यानी जो आप फैटनिंग का माल कर रहे हैं उस पर आप उसके बॉडी वेट पे 1.25% यानी 1.25 किलो बॉडी वेट पे आपने उसको तकसीम करके देना है। यानी जितने इसका टोटल बॉडी है ना, टोटल बॉडी वेट है, उस पे आपने 1.25% के हिसाब से उसको इतनी खुराक देनी है। मतलब मिसाल के तौर पे आदमी कहेगा कि यार मेरा माल छोटा है, मेरा माल बड़ा है, मैं कितना दूँ। आप कुछ भी ना करें, आपने वजन किया हुआ है उसका 1.1 यानी अगर एक मिसाल है 5 मन का अगर एक बछड़ा है तो उसको कितनी खुराक देनी यानी है? आप ये मिसाल ले लेना कि अगर 100 किलो का बछड़ा है, 100 किलो का बछड़ा 100 है, किलो का बछड़ा है तो आपने उसको 1.25 किलो आपने उसको सुबह और 1.25 किलो शाम देना है। जिसके अंदर 1.25 किलो ये जो आप खुराक बता रहे हैं आपका हो गया 500 केजी का जानवर। 500 केजी का तो जानवर। 500 केजी की जानवर की अगर आप फैटनिंग में बेहतरीन फैटनिंग में अगर आप इसकी रास लगाते हैं तो समझ लें कि कम से कम 6 किलो के करीब आपका बंडा हो गया। 6 किलो के 6 किलो आपका तकरीबन दोनों टाइम का आप लगा लें। तो उस वनडे के अंदर जो लवाजमात होते हैं मौसम के हिसाब से होते हैं या फिर वो स्पेसिफिक मेरे होते हैं? भाई मसला ये है कि हर फार्मर का अपना अपना अलग अलग फार्मूला है। फार्मूला होता है। देखें बेसिकली फैटिंग के माल के लिए अगर आप जब फैटिंग करते हैं, कुर्बानी का माल करते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आपने उसको सबसे पहले उस वनडे के अज्जा पे जाना है जो हाई लेवल की प्रोटीन लेवल चाहिए। जब आप दूध पे जाते हैं तो आपको दूध पे एनर्जी और स्टार्च चाहिए, कैल्शियम और ये सब चाहिए। एनर्जी, स्टार्च और प्रोटीन भी अपनी लेवल पे, मगर फैटिंग में आपको प्रोटीन हाई लेवल पे चाहिए। हाई लेवल की प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगी? सोयाबीन, कैनोला। फिर इसके बाद आप आ जाए पाम, फिर खल बिनोला, खल सरसों, ये आपके जो है प्रोटीन के सोर्स है। ये एनर्जी के सोर्स आपके पास आते हैं, वो आते हैं सबसे पहले नंबर पे मकई है, मकई, दूसरे नंबर पे दलिया है, दलिया, इसके बाद आपकी जो आ जाती है दलिया के बाद मकई, दलिया, और फिर आप चोकर वगैरह देख लें। चोकर बेसिकली फाइबर का सोर्स है। तो ये पूरी आपको फार्मुलेशन करनी पड़ेगी कि मुझे प्रोटीन ज़्यादा रखनी है, मुझे एनर्जी रखनी है। ये नहीं जैसे आज जो कर रहे हैं ना भाई, दलिया डाल दो, चना अट्टी डाल दो। चना अट्टी बेसिकली आपकी प्रोटीन सोर्स है, एनर्जी नहीं है उसमें। एनर्जी नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे प्रोटीन सोर्स कम है वो। अगर इसकी जगह पे अगर आप सरसों और अगर आप जैसे उसको लेते हैं सोयाबीन को, तो तकरीबन 45% प्रोटीन लेवल पर है। कैनोला 40 पर है, सरसों तकरीबन 35% पर है, सोयाबीन मेरे ख्याल से 80% पे। वरना मुझे इसका थोड़ा सा भी जहन में नहीं आ रहा। तो कितनी सजेस्ट होती है एक जानवर के लिए? आपने एक पूरा एक फार्मूलेशन करनी है जिसमें आपको प्रोटीन लेवल भी देना है, एनर्जी भी देना है, उसको आपने फाइबर भी देना है, फिर आपको उस वनडे की फार्मूलेशन करनी है। और हर फार्मर का अपना अलग फार्मूला है और सारा ही माल बन जाता है, सब लोगों का माल पलता है। मगर ये है कि जो बड़े जाइंट पलते हैं, जो बड़े माल जो लोग पालते हैं, उनकी एक सेटिंग होती है कि उन्होंने इस तरह खिलाना है। और जो तकरीबन कराची का आपको फार्मर का पता है कि वो भूसा बिल्कुल रिफिल के तौर पे देते हैं, बाकी उसको जो है वो हरे चारे के साथ देते हैं, क्योंकि उनकी नीड ये होती है कि वो जानवर जितना वज़न बढ़ाएगा वंडा खा ले उसको। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जो आपकी, जैसे गर्मी में तेल और सरसों, दही और तेल चलेगा सरसों का। सर्दी में जो लोग उसको घी देते हैं, और थोड़ा सा गुलाबी मौसम पहले होता है तो मक्खन, ये सब इस वक्त सारे लवाजमात आप उस होंगे जब आपका माल उस लेवल का है, आपने वो चीज़ देख के ख़रीदी है। अगर एक माल ही आपका उस लेवल का नहीं है तो फिर आप उस पर खर्चा ना करें, अपने एक्सपेंस को बढ़ाए नहीं। शौक होता है, मगर शौक भी नस्ल पे होता है। अगर आप एक वो माल लेके आ जाए उस पर शौक करवाएं तो वो फिर लोगों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं और फ़ायदा कुछ भी। उसके साथ ये चीज़ों को भी देखना है कि क्या ये जानवर ये तमाम चीज़ें हज़म कर पाएंगे। इसके लिए फिर जो है ना वो आपने सब चीज़ें इसमें लगानी, जैसे मीठा सोडा है, DCP है, मिनरल मिक्सचर है। फिर अब और आगे और टॉप पे जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो अपना ये ईस्ट होता है, जो समझ लें कि हम वहाँ से ये एक जानवरों का ईस्ट अलग आता है। इस तरह जैसे हम वो कहते हैं ना खमीर, उर्दू में कहते हैं खमीर। जैसे हम अपना डबोटी वगैरह में इसमें खमीर लगाते हैं, ये बेसिकली ईस्ट कहते हैं इसको। तो इसके जानवरों में भी ये आता है, ये हाजमा तेज़ करता है। और इसके अलावा मीठा सोडा है, DCP है, मिनरल मिक्सचर है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। यानी ये फील्ड बहुत बड़ी हो गई है। बहुत से लोग जो है वो ऑयल वगैरह, घी वगैरह देते हैं, और बहुत से लोग जो है वो उसको अपना बाईपास फैट देते हैं। बाईपास फैट का बहुत अच्छा फ़ायदा है, मगर अब आम जो फार्मर जो जिस तरह काम कर चुका है, बहुत से फार्मरों को पता ही नहीं है। ये जो फार्मर के पास काम करने वाले लोग लेबर है, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं कि बाईपास फैट क्या है।
बाईपास फैट जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, मगर उसको इस्तेमाल भी इस तरह करें अपने तौर पे। DCP लाजमी दे जानवरों को। तो मेरे लोगों से इल्तमास है कि जब भी माल पालें, शौकिया पालें, जो भी पालें, किसी भी फार्मर जिससे दोस्ती हो या जिसके साथ उनकी बातचीत हो या जो जिसके साथ बैठ सके, अपना फार्मूला सेट करवा लें। इसमें कोई वो नहीं है, हमारे पास आ सकते हैं, किसी और के पास भी जा सकते हैं कि फार्मूला सेट कर दें, क्योंकि जानवर के ऊपर आपने खर्चा भी इतना ही करना है जितना उसके ऊपर होना चाहिए। पता चला आपका खर्चा 100 रुपये हो रहा है और जानवर जो है वो आपका जो एंड में पता चला कि वो इतना महंगा पड़ गया कि आपका शौक ही मर जाए, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट दें। अगर आप इंसान हैं, आप मैं आपको बोलूं कि आप 2 प्लेट बिरयानी खा लें तो आपको भी परेशानी होगी ना, मगर आप एक बिरयानी के प्लेट में पूरा दिन काम कर लेते हैं तो आपको 2 प्लेट खाने के ज़रिए नहीं, आप अपना खर्चा बढ़ाएंगे। खर्चा बढ़ाने से बेहतर है आप फार्मर से बैठ के फार्मूलेशन सेट कर लें, उनसे बात कर लें, उनके पास बैठ जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन का मामला होगा, एक दफ़ा 1 आध घंटा हो, वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है बानिस्बत वो अपना जहन लड़ाएँ। और यूट्यूब पे जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हर जो है वो फार्मर का जो तजुर्बा है वो ऑथेंटिक नहीं है, कोई ना कोई उसमें अपना तजुर्बा है। अपना तजुर्बा अब उसके तजुर्बात में वो किस जगह पे रहता है, उसके पास जानवर कौन सा है, उसके पास फीड कौन सी है, तो किस नस्ल में काम कर रहा है। तीसरा सबसे अच्छा जो है ना, एक भी याद रखें कि कराची में मसला ये, कराची में सारी फीड हमें परचेज़ करनी है, मगर हमारे जो उस्ताद जिनसे बात होती है, जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि आप इलाके के हिसाब से फार्मूलेशन करवाएं। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर हाफजाबाद या शेखोपुरी या उस साइड पे पट्टी पे लोग काम करते हैं, वहाँ चावल की काश ज़्यादा है, वहाँ आपको राइस पॉलिश मिलेगी, वहाँ आपको नक्कू मिलेगा, तो आपके लिए वो सस्ता है, आप उसको फार्मूलेशन में ज़्यादा डालें। अगर आप सिंध में, पंजाब में काम कर रहे हैं, यहाँ आपको गंदम मिलती है तो आप गंदम का काम करें। अगर आप मकई बेल्ट पर है, कसूर है, चीचावतनी है, लैया है, उस बेल्ट पे काम करें जब मकई ज़्यादा है, तो आप अपनी फार्मूलेशन उस हिसाब से सेट करें, आपको फ़ायदा भी हो सके, हमारी कॉस्ट कम से कम आ सके। ये ना कि आपको काम आपके बेल्ट में मकई है और आप उसको खिला रहे हैं, जो आपको फार्मर के पास बैठना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है ना सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश यही है कि इस सीरीज़ के अंदर भाई जितने भी फार्मर्स हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ ना, उनसे जो सीख सकता हूँ सीखूँ और आपको सिखाऊँ। उम्मीद है भाई आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।